और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी। और आज हम बात करेंगे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। मतलब मैं आज आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उनके आंसर्स भी बताऊंगा जो आपसे इंटरव्यूज या एक्सटर्नल में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इसका फार्मा इंडस्ट्री के अलावा कई और भी ऐसे सेक्टर्स है जहां पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मास से रिलेटेड उन क्वेश्चंस और आंसर के बारे में बताऊंगा जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, खासकर उन फ्रेशर्स के लिए जो कि अभी फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यू देना जा रहे हैं और खासकर R&D में इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो ये होगा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जरा उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके थ्रू हम किसी भी अननोन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करते हैं। जी हां, जो भी अननोन कंपाउंड है उसके हम मॉलिक्यूलर वेट को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। यहां पर जो भी कंपाउंड जिस भी अननोन कंपाउंड को हमको मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है, जैसे ही वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इंटर होता है, सबसे पहले वो आयनाइज होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वो जैसे ही मास स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर इंटर होता है वो सैंपल, वो सबसे पहले उसका जो वेपर फॉर्म होता है उस वेपर फॉर्म के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है वो आयनिक हो जाता है, मतलब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद उसका सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू मास और चार्ज के रेशो पे। जी हां, m/e मास और चार्ज के रेशो के बेसिस पे उन फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन हो जाता है। और मास स्पेक्ट्रम जो होता है, किसी भी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक प्लॉट होता है। मतलब प्लॉट मतलब हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहां पर भी हमको ग्राफ मिलता है और इस ग्राफ के अंदर हमको me रेशो, मतलब किसी भी कंपाउंड का जो me रेशो होता है, मास अपन में चार्ज का रेशो जो होता है वो होता है उसके रिलेटिव अबुंडेंस के बीच में। मतलब दो जो ग्राफ बनता है वो me वर्सेस रिलेटिव अबुंडेंस उस पर्टिकुलर कंपाउंड की। तो me का मतलब होता है मास अपॉन में चार्ज रेशो, m/e का मतलब होता है मास अपॉन में चार्ज वर्सेस रिलेटिव अबुंडेंस। रिलेटिव अबुंडेंस का मतलब होता है उस आयन की मात्रा, मतलब वो सैंपल के अंदर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो मास अपॉन में चार्ज रेशो वर्सेस रिलेटिव अबुंडेंस के बीच में हमको इसका स्पेक्ट्रम मिलता है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फिर भी अगर आपको इससे भी इजी वे में अगर आपसे पूछे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को 2 स्टेप में बताइए, तो आपको बताना है कि हम जिस भी अननोन कंपाउंड को जैसे ही मास स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर इंटर करते हैं उसको सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के थ्रू एक चार्ज रेशो में कन्वर्ट या चार्ज आयंस में कन्वर्ट करते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन होता है फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद इसका सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर मास इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगी या तो दोनों अलग अलग हो सकती है। तो चलिए अब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंटरप्रिटेशन बहुत इजी वे में कर पाएंगे। साथ ही साथ आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को और इसके वर्किंग को भी बहुत इजी वे में समझ पाएंगे। और ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल में आपको बताया कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम किसी भी अननोन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन ग्राफ। और ये ग्राफ जो होता है ये 2 चीजों के बीच में प्लॉट किया जाता है, वो होता है रिलेटिव अबुंडेंस वर्सेस m/e रेशो। ठीक हो गई बात। तो इन दोनों के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इस ग्राफ के अंदर होता क्या है और क्या प्रोसेस होती है और कैसे हम किसी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। तो देखिए, यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल लिया है नियोपेंटीन का। ठीक हो गई बात। नियोपेंटीन होता है, देखिए यहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा है C5H12। ठीक हो गई बात। तो C5H12 इज ए नियोपेंटीन, जिसका मैं यहां पर आपको जो ग्राफ मिल रहा है ये भी उसका जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का ग्राफ है वो नियोपेंटीन का ग्राफ है। और इसकी हेल्प से मैं आपको इसका ग्राफ भी बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी क्लियर करूंगा कि हम रिलेटिव अबुंडेंस क्या चीज होती है, क्योंकि ये वर्ड पहली बार आपने सुना होगा, व्हाट इज द रिलेटिव अबुंडेंस। ये तो समझ में आ गया होगा कि मास अपॉन में चार्ज का रेशो है, बट इसका मतलब क्या है रिलेटिव अबुंडेंस। रिलेटिव अबुंडेंस
अबिंडेंस का मतलब क्या होता है? अबिंडेंस का हिंदी में मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा या पर्याप्त मात्रा। ये पर्याप्त मात्रा क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। तो देखिए, चलते हैं और समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने ये जो नियोपेंटीन है, ये मैंने अपने मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंटर कराया। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जैसे इंटर होता है, क्या होता है? कंपाउंड सबसे पहले वेपोराइज होता है। वेपोराइज होने के बाद वो आयनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है और कंपाउंड आयनाइज हो जाता है और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गई बात? तो जो हमारा नियोपेंटीन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रॉन एक देने के बाद ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये पॉजिटिव आयन में तो कन्वर्ट हो गया है, बट आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा? स्टेबल होने की कोशिश करेगा। वापस स्टेबल हो जाऊं, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये फ्रेगमेंटेशन में टूटना स्टार्ट कर देगा। तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटा, तो यहां पर देखिए एक फ्रेगमेंट बना C4H9, दूसरा बना C3H5, C2H5 और C2H3। ये इसके अलग अलग फ्रेगमेंट बन गए। बट यहां पर हुआ ये कि जब ये फ्रेगमेंट्स जो थे, ये हमारे डिटेक्टर तक पहुंचे, ये हमारे एनालाइजर तक पहुंचे। जी हाँ, एनालाइजर यूज होता है। तो जब ये एनालाइजर पे पहुंचे, तो एनालाइजर में हुआ ये कि एनालाइजर ने एक चीज देखी कि देखिए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो सबसे कम क्वांटिटी में बनेगा। ठीक हो गई बात? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? C4H9, क्योंकि जो एनालाइजर पे पहुंचा वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी, मतलब एनालाइजर ने जैसा डिटेक्ट किया, तो जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बना वो सबसे ज्यादा स्टेबल भी था। तो C4H9 सबसे ज्यादा क्वांटिटी में था और एनालाइजर ने भी इसको सबसे ज्यादा डिटेक्ट किया, इसीलिए इसकी सबसे बड़ी पीक मिली, जिसे हम बेस पीक कहते हैं। बेस पीक सबसे लंबी पीक होती है और सबसे बड़ी पीक होती है, और यही जो फ्रेगमेंट होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल फ्रेगमेंट होता है, इसीलिए हमने इसको 100% मान लिया। ठीक है, तो ये 100% हो गया। इसका ME रेशो जो है वो 57 है। ठीक है, मतलब ये जो पीक है ये बेस पीक है और ये 100% हमने मान ली है। बट यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि जब यहां पर ये एक बेस पीक आ गई, ठीक हो गई बात, अब हुआ ये, वापस हम पीछे की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता चलेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमको जाना पड़ेगा कि जब जैसे ये कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा नियोपेंटीन, तो ये क्या होगा? जब ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव आयन इसके ऊपर आएगा, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने की वजह से ये इसकी जो क्वांटिटी होगी वो सबसे कम होगी और इसकी सबसे छोटी पीक मिलेगी। ये जो छोटी पीक होती है ना, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल की होती है, क्योंकि इसके फ्रेगमेंट बने ही नहीं थे। फ्रेगमेंट बाद में बनने स्टार्ट हुए। सबसे पहले जब इसका एक इलेक्ट्रॉन गया था तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल था और ये एनालाइजर तक पहुंच गया, इसीलिए इसकी पीक सबसे कम छोटी मिली, क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट था सबसे छोटा था। और इसे हम बोलेंगे पेरेंट पीक, मास पीक या मोलिकुलर आयन पीक। फिर से बोल रहा हूं, पेरेंट पीक, मास पीक और मोलिकुलर आयन पीक। और यही जो पीक होगी यही होगा हमारा मोलिकुलर वेट। जी हाँ, नियोपेंटीन का मोलिकुलर वेट जो होगा वो होगा 72, क्योंकि ये सबसे पहला फ्रेगमेंट था जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, जब पहला इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ था और नियोपेंटीन को पॉजिटिव चार्ज मिला था, तब ये जब एनालाइजर के पास पहुंचा तो इसकी क्वांटिटी सबसे कम थी, और यही जो सबसे छोटी पीक होगी यही होगी हमारी मोलिकुलर आयन पीक, और यही हमारा मोलिकुलर वेट होगा। उसके बाद फ्रेगमेंट्स बनने स्टार्ट हुए और सबसे ज्यादा जो स्टेबल फ्रेगमेंट बना, क्योंकि नियोपेंटीन जो था वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो फ्रेगमेंट्स में टूटा, और टोटल 4 फ्रेगमेंट्स में टूटा, जिसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल फ्रेगमेंट था वो था आपका C4H9 और इसका ME रेशो है 57। फिर और फ्रेगमेंट टूटा C3H5, इसका ME रेशो है 41, फिर 29 और फिर 27। तो यहाँ पर ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बने, बट मोलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन जो होता है वो मोलिकुलर आयन पीक से होता है, जिसकी जो सबसे छोटी पीक होती है, और बेस पीक जो होती है वो पीक होती है जो फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है और सबसे स्टेबल फ्रेगमेंट होता है, उसी को हम 100% मानते हैं। बट अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर वेट पता करना है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ के अंदर, तो आपको सबसे छोटी पीक लेनी होगी और वही पीक सबसे ज्यादा अनस्टेबल पीक होगी और उसका ME रेशो सबसे ज्यादा होगा। देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे सबसे दूर जो पीक मिली है आपको, क्योंकि इसका ME रेशो सबसे ज्यादा है और यही आपका मोलिकुलर वेट होगा। और अगर आप रिलेटिव अबंडेंस की बात बोले, मतलब प्रचुर मात्रा में बोले, तो सबसे बड़ी पीक आपको C4H9 की मिलेगी। मतलब रिलेटिव अबंडेंस में बेस पीक सबसे बड़ी होती है, वहीं ME रेशो में
पेरेंट पीक सबसे बड़ी हुई होती है, और पेरेंट पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक की हेल्प से ही हम जो पीक पेरेंट पीक होती है वही उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मॉलिक्यूलर वेट तो पता चल गया, तो फिर इन फ्रेगमेंट्स की पीक से हम क्या पता लगाएंगे, इनका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब इन पीक्स की हेल्प से हम किसी भी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर का बारे में पता लगा सकते हैं, कि इसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं ME वैल्यू मतलब पेरेंट आयन पीक से हम मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाते हैं। वहीं ये रिलेटिव एबिंडेंस के थ्रू जो हमको ये सारी पीक्स मिली हैं, इससे हम किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाते हैं। ठीक हो गई बात? तो आप क्लियर हो गया होगा कि ये बेस पीक क्या होती है, पेरेंट पीक क्या होती है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर हम 4 टाइप की पीक्स मिलती हैं, जिसमें फैली पीक होती है, पेरेंट पीक, मास पीक या मॉलिक्यूलर आयन पीक। तीनों एक ही पीक के नाम हैं, ज्यादातर इसको मॉलिक्यूलर आयन पीक बोला जाता है। उसके बाद दूसरी होती है बेस पीक, और उसके बाद 2 पीक्स और होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक होती है M+1 पीक और दूसरी होती है M+2 पीक। ये M+1 और M+2 क्या है? देखिए यहां पर मैंने कोई कंपाउंड चलाया, जैसे इसके अंदर कार्बन है, तो कार्बन के अलावा कार्बन के आइसोटोप भी होते हैं। मैं आपको कोई अननोन सैंपल देता हूं और उस कंपाउंड के अंदर अगर उसका आइसोटोप भी हो, मतलब आपके पास कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, और उसके अंदर कोई आइसोटोप भी हो कार्बन का ही, तो आपको 2 पेरेंट पीक या मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी। 2 पीक मिलेगी, क्योंकि एक तो कार्बन की और दूसरी उसके आइसोटोप की। तो उस टाइप की पीक को बोला जाता है M+1 पीक। ठीक है, तो ये कार्बन आइसोटोप कौन से हो सकते हैं? कार्बन 13, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 15 और सल्फर 33। और इसके चांसेस होते हैं 100, मतलब 100 में से एक चांस होगा जब आपको इस टाइप की M+1 पीक मिलेगी। 100 में से एक बार ही ऐसा मौका आ सकता है। ठीक है, वहीं अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि मैं आपको कोई ऐसा अननोन कंपाउंड दे दूं जिसके अंदर उसी के 2 आइसोटोप है, मतलब कार्बन भी है और कार्बन के 2 आइसोटोप और हैं, तो आपको एक कार्बन की पीक मिलेगी और 2 पीक आपको मिलेगी उसके 2 आइसोटोप्स की, मतलब आपके पास 3 मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी। तो इस टाइप की पीक को बोला जाता है M+2 पीक। और ये कंडीशन आती है ऑक्सीजन 18, सल्फर 34, मतलब आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर सल्फर भी हो, सल्फर 33 भी हो, सल्फर 34 भी हो, तो आपको यहां पर 3 मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी। उसी प्रकार क्लोरीन 37 और ब्रोमीन 81, और इसके चांसेस होते हैं 10,000 में एक बार। इसके M+1 के चांसेस थे 100 में एक बार, वहीं 100/100 कर लो, क्योंकि इसका 100 × 100 हो जाएगा, तो ये 10,000, मतलब 10,000 में से केवल एक ही ऐसा मौका आएगा जब आपको 3 मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी या M+2 पीक मिलेगी। समझ गए आप? तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि M+1 पीक क्या होती है, M+2 पीक क्या होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है, बेस पीक क्या होती है, और इन्हीं पीक्स के बेसिस पे हम किसी भी मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ग्राफ को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि M/E मतलब मास अपॉन में चार्ज के रेशो के बेसिस पे हम किसी भी अननोन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाते हैं। तो वो ये था, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो रिलेटिव एबिंडेंस और ME रेशियो के बीच में करते हैं। तो रिलेटिव एबिंडेंस का मतलब क्या हुआ? ये वो फ्रेगमेंट्स की पर्याप्त मात्रा है जो एनालाइजर तक पहुंचती है, और उसी के बेसिस पे हम उसके परसेंटेज को डिनोट करते हैं। जैसे ये आया 15%, ये आया 40%। यहां पर देखिए ये 15% है, ये 40% है, ये उसका 41% है, और ये 57 जो है वो 100% हो गया है। तो इसी के बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट को पता लगाते हैं ME रेशियो मॉलिक्यूलर आयन पीक की हेल्प से। और ये जो हमको बेस पीक की हेल्प से जो हमको अलग अलग फ्रेगमेंट्स की पीक मिलती है, इसके बेसिस पे हम किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे डाउट्स जो है वो इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है, तो आपको एक एक करके इसकी एप्लीकेशंस बतानी है। स्ट्रक्चर, किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। इंप्यूरिटी, किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट इंप्यूरिटी का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसी भी ड्रग का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी अननोन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं इसके थ्रू। ड्रग मेटाबॉलिज्म स्टडी कर सकते हैं, जी हाँ, ड्रग मेटाबॉलिज्म स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी फील्ड है जैसे क्लिनिकल, फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज आज के समय में जो है वो ड्रग की बायोबिलिटी स्टडी में किया जाता है। जी हाँ, हमारे ड्रग जो हम लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके या यूरिन सैंपल को कलेक्ट करके हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ड्रग की कंसंट्रेशन हम ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर
या हम जितने भी हमारे बायोलॉजिकल सैंपल्स है उसके अंदर भी हम ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चन और है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पीक कितने टाइप की होती है। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप की पीक्स होती हैं। पहली जो टाइप की पीक होती है उसको पेरेंट पीक, मास पीक और मोलिकुलर आयन पीक कहा जाता है। मतलब एक ही पीक के 3 नाम है। इसको ऑफिशियली बोला जाता है M+ और P+। और बेसिकली ये जो पीक होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है और ये जो पीक होती है वो M/E के रेशियो को डिनोट करती है और इस पीक को M+ से भी डिनोट किया जाता है। जो अगली पीक होती है उसे बोला जाता है बेस पीक। बहुत ही इंटेंस पीक होती है और Y एक्सिस पे सबसे ज्यादा टालेस्ट पीक होती है, सबसे लंबी पीक होती है। अगली जो तीसरे नंबर की पीक होती है वो होती है M+1 पीक और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? कार्बन 13, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 15 और सल्फर 33। ये जो मैं आपको बता रहा हूं नंबर्स, ये इसके मॉलिक्यूलर वेट है। अगली जो पीक होती है इट इज कॉल्ड M+2 पीक और ये पीक होती है किसकी वजह से? ऑक्सीजन 18, सल्फर 34, सल्फर 34, क्लोरीन 37 और ब्रोमीन 81। जी हाँ, इनकी प्रेजेंस की वजह से M+2 पीक हमको मिलती है। तो बेसिकली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमको 4 टाइप की पीक्स मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेस पीक क्या होती है। जी हाँ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ होता है उसके अंदर बेस पीक क्या होती है। तो आपको इसका आंसर देना है कि मोस्ट इंटेंस पीक और अबुंडेंट पीक जो होती है मास के ग्राफ के अंदर या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ के अंदर, उसको हम बेस पीक कहते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ होता है तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नाम बताइए जिनकी पीक हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं दिखाई देती है, उनके ग्राफ में दिखाई नहीं देती है। तो उसका आंसर आपको देना है। इसमें एक एग्जांपल है एल्कोहल और उसमें भी टर्शरी एल्कोहल। जी हाँ, एल्कोहल में जो टर्शरी एल्कोहल होता है उसकी पीक हमको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ में नहीं दिखाई देती है। उसके अलावा जो हाईली ब्रांच्ड कंपाउंड होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स की भी पीक हमको दिखाई नहीं देती है। और इस टाइप के जो हाईली ब्रांच कंपाउंड होते हैं उनकी हमको मॉलिक्यूलर आयन पीक और पेरेंट पीक जो होती है वो दिखाई नहीं देती। अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन जो है वो मास से रिलेट इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही आप मास में बोलोगे कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि मास में सबसे पहले हमारा कंपाउंड इंटर होता है, सैंपल इंटर होता है और उसको हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है और हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम कैसे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसका आंसर आपको ये देना है कि जो आयनिक फॉर्म होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का, वो सबसे अनस्टेबल फॉर्म होता है जिसमें कंपाउंड जो होता है वो जल्दी से जल्दी फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और उन्हीं फ्रेगमेंट्स का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ME रेशो वर्सेस रिलेटिव अबुंडेंस और उसी ग्राफ को इंटरप्रेट करके हम उस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सभी में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं जब उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो सभी क्या आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या सभी बॉन्ड्स मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर टूट जाते हैं? क्या सभी बॉन्ड्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो एनर्जी का यूज किया जाता है कंपाउंड को फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए, वो एनर्जी होती है 70 इलेक्ट्रिक वोल्ट। 70 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो उसकी वजह से कुछ बॉन्ड्स जो होंगे वो तो टूट जाएंगे, उनका फिशन हो जाएगा, बट कभी कभी ये जो 70 इलेक्ट्रिक वोल्ट की जो एनर्जी होती है वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से कई बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं है और उनका फिशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से प्रेशर पे हम किसी भी कंपाउंड के आयनिक फॉर्म को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंटर करवाते हैं, मतलब उस समय क्या प्रेशर होता है। तो आपको इसका आंसर देना है कि उस समय मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम किसी भी आयनिक फॉर्म आयंस को इंटर करवाते हैं तो उस समय प्रेशर काफी कम रखा जाता है। प्रेशर जो होता है वो होता है 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ mm। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जब कोई भी मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंटर होता है तो अगर मान लीजिए उस समय प्रेशर ज्यादा होगा तो ऐसा हो सकता है कि जो आयनिक फॉर्म में मॉलिक्यूल है और जो अनआयनिक है, मतलब जिनका आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, तो ज्यादा प्रेशर में होने की वजह से वो आपस में कोलोजन कर सकते हैं। कोलाइड करने से उनके बीच में और फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, जिससे कि जब आखिरी में जब हमको रिजल्ट मिलेगा तो हम उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमको ग्राफ मिलेगा उसमें भी कई पीक्स जो होगी वो आपस में मर्ज कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी।
इसी वजह से कि जो हमारे आयंस हैं वो आपस में कोलाइड ना करें, आपस में टकराएं नहीं, इसी वजह से हम लो प्रेशर में आयनिक आयंस को जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंटर कराते हैं। तो आपको प्रेशर लो रखना है, ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है वो होता है ब्रोमीन से रिलेटेड। तो ब्रोमीन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ब्रोमीन का कैरेक्टर क्या है जब हम उसको मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रन करवाते हैं, और क्या ये कैरेक्टर दूसरे कंपोनेंट जैसे आयोडीन और क्लोरीन के अंदर भी देखा जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए ब्रोमीन को जब हम मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंटर कराते हैं तो ब्रोमीन के पास दो आइसोटोप्स होते हैं, और ये आइसोटोप है ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। और ये दोनों आइसोटोप जो होते हैं ये सेम इंटेंसिटी के साथ और सेम एनर्जी के साथ सेम पीक देते हैं, जिसकी वजह से हमको ब्रोमीन को जब भी हम रन कराएंगे हमको ब्रोमीन की दो पीक दिखाई देती है। वहीं हम बात करें आयोडीन की और फ्लोरीन की, जी हाँ मैंने क्लोरीन बोल दिया था, वो फ्लोरीन है, आयोडीन की और फ्लोरीन की, तो वहां पर आयोडीन और फ्लोरीन के पास किसी भी टाइप के आइसोटोप्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमको सिंगल पीक ही दिखाई देती है, और साथ ही साथ वहां पर हमको इनकी M+2 पीक जो होती है वो भी दिखाई नहीं देती है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम ब्रोमीन को रन कराते हैं तो ब्रोमीन की हमको दो पीक दिखाई देती है बिकॉज ऑफ इट्स आइसोटोप, और इन दोनों आइसोटोप्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, सेम इंटेंसिटी के साथ होते हैं, जिसकी वजह से हमको इन दोनों की जो पीक मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी और साथ में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन ये होता है कि नाइट्रोजन रूल क्या होता है। तो इसका आंसर आपको ये देना है, अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन रूल अगर कोई कंपाउंड जिसका मोलिकुलर मास इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, तो वहां पर आपको या तो कोई नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, और अगर नाइट्रोजन मिलेगा तो वो भी इवन नंबर में ही होगा। वहीं अगर कोई कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास ओड नंबर में है, ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो वहां पर आपको जो नाइट्रोजन मिलेगा वो भी ओड नंबर में मिलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका पास जो मॉलिक्यूल है, जो भी आपका सैंपल है, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास इवन है तो आपको जो नाइट्रोजन एटम मिलेगा वो भी या तो नाइट्रोजन एटम मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो वो इवन नंबर में मिलेगा। जो अगर मॉलिक्यूलर मास ओड नंबर में है तो आपको जो नाइट्रोजन एटम मिलेगा वो ओड नंबर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मेटा स्टेबल पीक क्या होती है, ये पीक क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर आपको ये देना है, मेटा स्टेबल पीक होती है किसी भी मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट मेटा स्टेबल पीक होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीक होती है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और मेटा स्टेबल पीक का पता जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट आयन पीक और डॉटर आयन पीक। जी हाँ, पेरेंट आयन पीक और डॉटर आयन पीक की लोकेशन के बेसिस पे हम मेटा स्टेबल पीक की पोजीशन का पता लगाते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। मेटा स्टेबल पीक जो होती है वो काफी ब्रॉड होती है, और साथ ही साथ इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफी कम होती है। उसका रीजन ये होता है एक्साइटेशन एनर्जी जो कि हम बॉन्ड को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं, वो एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको जो मेटा स्टेबल पीक जो मिलती है वो काफी ब्रॉड मिलती है और उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है, क्योंकि जो एक्साइटेशन एनर्जी है ये फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी पूछा जाता है, और वो ये है कि मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है। मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है? तो इसका आंसर ये है, और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं। जब हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का गामा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में साइक्लिक रीअरेंजमेंट करते हैं, फिर से बताता हूं, जब हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का गामा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में साइक्लिक रीअरेंजमेंट करते हैं तो उसकी वजह से एल्किन्स का लॉस हो जाता है, एल्किन का लॉस हो जाता है, और इसी को हम मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो अगर आपको इसको याद रखना है तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, कार्बोनाइल कंपाउंड इन विद द प्रेजेंस ऑफ गामा हाइड्रोजन का साइक्लिक रीअरेंजमेंट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, एल्किन का लॉस हो रहा है, और इसी को बुलाया जाता है मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, एक्सटर्नल्स के अंदर पूछा जाता है, वाईवाई के अंदर पूछा जाता है, जीपेट के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट आपको याद रखना है, और बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हाँ, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी डाउट्स है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो, तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे